देखो भाई, अगला चैप्टर है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट। सही है। इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर हम इसे डीसी सर्किट भी बोलेंगे, एसी नहीं बोलेंगे। सही है। तो केवल डीसी यानी कि सेल या बैटरी का यूज़ करेंगे बस खाली। ठीक। इसमें आता है सबसे पहले किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ। सही है। तो किरचॉफ ने अपने दो लॉ दिए। किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। ठीक। लॉ ये कहता है कि एक पॉइंट पर जितनी करंट आएगी इस पॉइंट से उतनी करंट जाएगी। मान लो I1 I2 पॉइंट P पर आ रहे, तो पॉइंट P से जाने वाले करंट जो हो जाएंगी हो गई I3 I4 और I5। तो लॉ के अकॉर्डिंग I1 प्लस I2 का सम I3 प्लस I4 प्लस I5 के इक्वल होगा। हम बोल सकते हैं समीशन I की वैल्यू पॉइंट P के अबाउट कितनी होगी, 0 होगी। यानी सर्किट के अंदर जब चार्ज चलता है, ठीक, तो किसी भी पॉइंट पर चार्ज रुकता नहीं है, चार्ज लगातार फ्लो करता है। समीशन I की वैल्यू किसी एक पॉइंट पर हमेशा 0 होती है। दिस इज किरचॉफ फर्स्ट लॉ विच इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक। इस लॉ के अकॉर्डिंग हमें यह समझ में आ गया कि करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, वेक्टर नहीं है। सही है। क्योंकि स्केलर है तभी हमने सिंपल तरीके से ऐड कर दिया। हमने करंट को निकालने के लिए क्या नहीं इस्तेमाल किया? तो हमने इस्तेमाल नहीं किया अंडर रूट में I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 cos थीटा का यूज़ नहीं किया। हमने सिंपल तरीके से ऐड किया और सिंपल तरीके से सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। डायरेक्शन होने के बावजूद भी कैसी है, स्केलर है। सही है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ को समराइज करने के लिए एक स्टेटमेंट याद करना है, जितनी करंट आएगी किसी एक पॉइंट पर वहाँ से उतनी करंट जाएगी। किसी एक पॉइंट पर जितनी करंट आएगी उस पॉइंट से उतनी करंट जाएगी। सिंपल लॉ आपको ये याद रखना है किरचॉफ के फर्स्ट लॉ के अंदर। किरचॉफ का जो दूसरा लॉ है, सेकंड लॉ, वो बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। सेकंड लॉ किस पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। सेकंड लॉ ये कहता है समीशन V समीशन IR के इक्वल होगा। सेकंड लॉ कहता है समीशन V समीशन IR के इक्वल होगा। समीशन V का मतलब होता है नेट EMF। सर्किट के अंदर चाहे जितने भी सेल लग रहे हो, उन सभी सेल्स का जो नेट EMF होगा वो जितने भी रेजिस्टेंस हैं उन सभी रेजिस्टेंस के अंदर आने वाली करंट और उन रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। दिस इज किरचॉफ सेकंड लॉ। इस सेकंड लॉ को कभी कभी लूप लॉ या मैश रूल भी बोल देते हैं। बात आ गई समझ में? सेकंड लॉ को लूप लॉ, मैश लॉ या मैश रूल या वोल्टेज लॉ भी बोला जाता है। वोल्टेज लॉ, ये है आपका किरचॉफ का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ के अंदर सर्किट ड्रॉ किया, सर्किट को नाम दिया ABCDEF, दो सेल लगाए, सेल E1 और E2। E1 वाले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, E2 वाले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। दोनों सेल के बीच में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है कैपिटल R। मुझे सर्किट के अंदर
करंट की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। सेल E1 से करंट फ्लो करा I1, E2 से करंट फ्लो करा I2, I1 ऊपर से आ रहा है, I2 नीचे से आ रहा है। इस वाले ब्रांच के अंदर, BE वाले ब्रांच के अंदर कितनी करंट हो गई? I1 प्लस I2। अब यहाँ से जो करंट है वो दो हिस्सों में फिर डिवाइड हो जाएगी, ऊपर वाले ब्रांच के अंदर I1, इस वाले ब्रांच के अंदर I2। ठीक है। अब तुमको सबसे पहला जो लूप दिया मैंने कौन सा दिया? ABEFA। इस वाले लूप के अंदर, ठीक, इस वाले लूप के अंदर मैंने रन किया एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि अगर हम बैटरी के या सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो अगर ऐसा करते हैं तो उस सेल का ईएमएफ हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। तो लगा दिया हमने समीशन वी इसका समीशन आई आर, समीशन वी के अंदर पुट कर दिया E1, समीशन आई आर के अंदर मैंने पुट किया I1 प्लस I2 इंटू आर, प्लस ऊपर गए, यहाँ कितनी करंट आ रही है? I1, तो वैल्यू हो गई I1 R1। ये बन गई पहली इक्वेशन। कौन से लूप के लिए? ABEFA के लिए। अब अगला लूप आप पकड़ लो, BCDEB। BCDEB इस वाले लूप में भी मैं ऐसे ही चला एंटी क्लॉकवाइज, सही है। लेकिन इसके अंदर तुम जो चल रहे हो वो करंट के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो। अगर तुम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो उस सेल का जो ईएमएफ होगा वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो वैल्यू हो गई माइनस का E2 इज इक्वल्स टू माइनस का I2 R2 इज माइनस का I1 प्लस I2 इंटू R। ये बन गई आपके पास दूसरी इक्वेशन लूप BCDEB के लिए, ठीक है। अब मैंने लूप ले लिया, कौन सा? बड़ा वाला लूप ले लिया, ACDFA। बड़ा वाला लूप ले लिया ACDFA। इस बड़े वाले लूप के अंदर मान लो मैं ऐसे चला, सही है। तो यहाँ से तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हो, लेकिन यहाँ तो उल्टा जा रहे हो ना, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इस वाले सेल का ईएमएफ कैसा हो गया? नेगेटिव। इसका ईएमएफ कैसा हो गया? पॉजिटिव। तो नेट समीशन वी की वैल्यू कितनी हो गई? E1 माइनस E2। समीशन वी की वैल्यू कितनी हो गई? E1 माइनस E2। तो E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू हो गई? I1 R1 माइनस I2 R2। ये बन गई आपके पास तीसरी इक्वेशन। कौन से लूप के लिए? ACDFA के लिए, सही है। दो छोटे लूप को मिलाते तभी तो बड़े लूप को कैलकुलेट करते। जो बड़ा वाला लूप है उसके अंदर कितने लूप आ रहे हैं? ऑलरेडी दो छोटे लूप आ रहे हैं, सही है। अगर बड़े वाले लूप की इक्वेशन छोटे लूप्स की इक्वेशन को सॉल्व करने पर, ऐड या सबसेट करने पर सही आ रही है तो तुमने जो इक्वेशंस बनाई है वो बिल्कुल सही है। और अगर ऐसा करने पर फाइनल इक्वेशन यानी बड़े लूप की इक्वेशन नहीं आ रही है तो मतलब तुम इंडिविजुअल लूप्स की जो इक्वेशन बना रहे हो उसमें गलती कर रहे हो साइन की। किसकी गलती कर रहे हो? साइन की, प्लस माइनस की। बात आ गई नहीं आ गई समझ में? क्वेश्चन दिया मैंने, क्यूब के 12 एजेस पर 12 रेजिस्टेंस लगे हुए, सारे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम है, ठीक, आर। पॉइंट ए से करंट पास करी, पॉइंट डी से करंट बाहर आ गई। तो मुझे पॉइंट ए और डी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि कितना होगा, सही है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मान लो करंट जो आ रही है वो कितनी आ रही है? आई। क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस बराबर है तो तीन हिस्सों के अंदर करंट डिवाइड हो जाएगी। इस वाले ब्रांच में कितनी हो गई? I/3। यहाँ पर कितनी हो गई? I/3। और यहाँ कितनी हो गई? I/3। करंट तीन हिस्सों में डिवाइड हो गई। अब जो I/3 वाली करंट ऊपर जा रही है वो इस, तो क्यूब को तुमने डिवाइड किया, करंट को डिवाइड किया तीन हिस्सों के अंदर। आई करंट आ रहा था और आई जा रहा है। इस करंट को आपने डिवाइड किया इस तरीके से, I/3 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 तीन हिस्सों में। फिर हर एक I/3 को दो बार I/6 I/6 के अंदर, और पॉइंट ए से लेकर के डी तक पहुंचने का पकड़ लिया कोई भी एक रास्ता। उस रास्ते में आएंगे कितने वायर? 3 वायर हर बार। अब आपको निकालना है वी का फॉर्मूला होता है, समीशन वी का फॉर्मूला होता है समीशन IR। आपको निकालना है आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो वी के अंदर पुट कर दिया पहले आपने I/3 इंटू आर, फिर I/6 इंटू आर, फिर I/3 इंटू आर। सॉल्व किया, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 5R/6। क्वेश्चन के अंदर आर इक्विवेलेंट डायरेक्ट याद कर लो, क्योंकि क्वेश्चन अगर आया तो निकालना तो आर इक्विवेलेंट ही पड़ेगा ना। डायरेक्ट याद होगा, काम जल्दी बन जाएगा। बात आ गई नहीं आ गई समझ में? निकालने का तरीका मैंने समझाई दिया है।
सर्किट तुमको दिया हुआ है, 2 सेल दिए हुए हैं, एक का ईएमएफ E1, दूसरे का ईएमएफ E2, एक का इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरे का R2। तुमको क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है सर्किट के अंदर बताओ नेट ईएमएफ कितना होगा और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। आ गई बात समझ में। दोनों वायर काय में लगे पैरेलल के अंदर, तो पैरेलल के अंदर इक्विवेलेंट हो जाता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। और सर्किट के अंदर अगर नेट ईएमएफ निकालना है तो नेट ईएमएफ के लिए यूज करोगे E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। आ गई बात समझ में। इस वाले सेल से कितनी करंट आ रही होगी I1 और इस वाले सेल से कितनी करंट आ रही होगी I2। किरचॉफ का रूल लगा कर सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग करनी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। नेट ईएमएफ निकालना हो और नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। बात आ गई समझ में। देखो भाई, अब अगला जो है वो है तुम्हारे पास व्हीट स्टोन ब्रिज। और ये व्हीट स्टोन ब्रिज जो है ये तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई अननोन रेजिस्टेंस निकालना हो, लेकिन वो अननोन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, सही है। यानी कि व्हीट स्टोन ब्रिज अननोन मॉडरेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए होता है, यानी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना होता है तो फिर वो व्हीट स्टोन ब्रिज से कैलकुलेट नहीं होता, वो कंडेंसर को डिस्चार्ज करके निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? कंडेंसर यानी कैपेसिटर को डिस्चार्ज करके निकाला जाता है। वो तरीका कहलाता है लीकेज मेथड। क्या कहलाता है? लीकेज मेथड। और ये लीकेज मेथड से जो रेजिस्टेंस निकलता है वो काफ़ी हाई ऑर्डर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाता है, 10 की पावर 4 से 10 की पावर 5 ओम का। और अगर बहुत लो रेजिस्टेंस निकालना है तो बहुत लो रेजिस्टेंस निकालने के लिए यूज़ करते हैं केल्विन डबल ब्रिज का। किसका यूज़ करते हैं? केल्विन डबल ब्रिज का। इससे काफ़ी लो रेजिस्टेंस यानी कि 0.100.1 ओम का रेजिस्टेंस आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हमें करना कौन सा है? केवल और केवल व्हीट स्टोन ब्रिज करना है। 2 नाम मैंने एडिशनल बता दिए हैं। सामने आपके पास व्हीट स्टोन ब्रिज का डायग्राम बना हुआ है। इसके अंदर PQRS 4 रेजिस्टेंस है, जो कि पैरेललोग्राम की 4 रेजिस्टेंस साइड पर आपने लगा रखा है। पैरेललोग्राम के 2 डायगोनल होते हैं, एक डायगोनल पे आपने लगा दिया है गैल्वेनोमीटर और दूसरे डायगोनल पे आपने लगा दिया है सेल को, जिसका कि ईएमएफ कितना है? E। ठीक। सर्किट के अंदर यहाँ से करंट चालू हुआ, यहाँ से करंट डिवाइड होना शुरू करेगा, किरचॉफ रूल लगाएंगे। अब जैसे ही करंट डिवाइड होगा तो करंट डिवाइड होने से यानी करंट के चलने से पोटेंशियल में फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। पॉइंट बी का पोटेंशियल पॉइंट डी के पोटेंशियल के बराबर होगा। पॉइंट बी का पोटेंशियल पॉइंट डी के पोटेंशियल के बराबर होगा। कब? जब हम इस आर को वेरी करेंगे। किसको वेरी करेंगे? आर को। पी और क्यू को वेरी नहीं करेंगे। किसको वेरी करेंगे? आर को। पी और क्यू क्या चीज़ है? तो पी और क्यू ये दोनों होते हैं रेशियो आर्म। क्या होते हैं? रेशियो आर्म। इनका रेजिस्टेंस हमको गिवन मिलेगा, जैसे कि 100:10 का या 10:1000 का। ये क्या कहलाएंगे? रेशियो आर्म कहलाएंगे। रेजिस्टेंस इनका फिक्स होगा। इतनी बात आ गई नहीं आ गई समझ में? अब एस क्या है? अननोन रेजिस्टेंस। हमको इसी को कैलकुलेट करना है, सही है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या लगाएंगे? रेजिस्टेंस बॉक्स। इस रेजिस्टेंस बॉक्स में कई तरह की कीज लगी रहती हैं। जितने ओम की की निकालेंगे उतने ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे काउंट हो जाएगा। इतनी बात आ गई नहीं आ गई समझ में? तो ये हमको रेजिस्टेंस बॉक्स दिया हुआ है। पी और क्यू हमारे पास रेशियो आर्म्स है, एस हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस है। और ये अननोन रेजिस्टेंस तब कैलकुलेट होगा जब ये ब्रिज जो होगा वो होगा बैलेंस। बैलेंस का मतलब है हमें क्या मिल जाए? नल पॉइंट। क्या मिल जाए? नल पॉइंट। यानी कि ये पूरा का पूरा व्हीट स्टोन ब्रिज किस पर बेस्ड है? नल पॉइंट डिफ्लेक्शन मेथड पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? नल पॉइंट डिफ्लेक्शन मेथड पर। नल पॉइंट का मतलब होता है गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच के अंदर कितनी करंट आएगी? 0। यानी जिस ब्रांच में गैल्वेनोमीटर अटैच है उस ब्रांच के अंदर कोई भी करंट अगर नहीं जाती है, यानी गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन अगर 0 हो जाता है, तो ये ब्रिज क्या माना जाएगा? बैलेंस माना जाएगा। जैसे ये ब्रिज बैलेंस होगा, जैसे ये ब्रिज बैलेंस होगा तो बैलेंसिंग कंडीशन होती है P/Q = R/S। दिस इज द बैलेंसिंग कंडीशन। और इस बैलेंसिंग कंडीशन की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं? एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। आ गई बात समझ में? अब ये बैलेंस पॉइंट यानी कि नल पॉइंट हमको कब जब बहुत जल्दी मिल जाएगा? आ गई बात समझ? तो इस नल पॉइंट को जल्दी से जल्दी अटेन करने के लिए, यानी कि अगर हमको इस ब्रिज को बनाना है सेंसिटिव, क्या बनाना है? सेंसिटिव। तो सेंसिटिव बनाने के लिए अगर PQRS सब बराबर आ जाए तो ये ब्रिज जो हो जाएगा वो हाईली सेंसिटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? हाईली सेंसिटिव। यानी कि नल पॉइंट आपको तुरंत मिल जाएगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन तुरंत 0 हो जाएगा। तो मीटर ब्रिज व्हीट स्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन है, यानी बैलेंसिंग कंडीशन पर ये काम करेगी। बैलेंसिंग कंडीशन का मतलब हो गया नल पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आएगा। ठीक। तो हमने क्या किया? 4 रेजिस्टेंस का यूज किया, PQRS। ये रहा रेजिस्टेंस R। ये है वो अननोन रेजिस्टेंस जो कि तुमको कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। डायगोनल AC, जो कि ब्रिज का डायगोनल AC होता था, वहाँ पर आपने एक वायर ले लिया जिसकी लेंथ आपने कितनी रखी हुई है? 100 मीटर। जरूरी नहीं है क्वेश्चन में 100 मीटर ही हो, सही है? 100 सेंटीमीटर, सही है। आप 100 सेंटीमीटर से कम का या ज़्यादा का भी वायर ले सकते हैं। और आपने
पॉइंट बी से एक गैलोमीटर को अटैच किया और गैलोमीटर का दूसरा सिरा आपने इस वायर पे टच कराया। मान लो इस पॉइंट पे टच कराते ही गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना आ गया, 0 आ गया। सही है, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, नल पॉइंट। अब इस नल पॉइंट की पॉइंट ए से लेंथ कितनी है, एल, तो बचे हुए तार की लंबाई कितनी हो गई, 100 माइनस एल, हो गई नहीं हो गई। अब पॉइंट एल का जो रेजिस्टेंस है यानी वायर लेंथ एल जो है उसका रेजिस्टेंस कितना है, मान लीजिए पी, 100 माइनस एल के रेजिस्टेंस को कितना मान लिया, क्यू। अब अगर ब्रिज बैलेंस है तो तुम यही तो बोलोगे कि पी अपॉन क्यू की वैल्यू किसके इक्वल होगी, आर अपॉन एस के। तो आप क्या करो कि पी अपॉन क्यू की वैल्यू को आर अपॉन एस के इक्वल पुट करो। आपको एस की वैल्यू निकालनी है तो एस की वैल्यू क्या हो गई, आर इंटू क्यू अपॉन पी। क्यू की क्या वैल्यू है, 100 माइनस एल, और पी की क्या वैल्यू है, एल। तो एस की वैल्यू आ गई यहां से निकल करके 100 माइनस एल इंटू आर अपॉन एल। ये आ गया निकल करके अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू। सही है, अननोन रेजिस्टेंस आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर वायर को सीरीज में भी लगा सकते हैं, 2 वायर को, और 2 वायर को पैरेलल में भी लगा सकते हैं। अब सीरीज और पैरेलल दोनों का तो फॉर्मूला पता ही होगा, लेकिन सीरीज या पैरेलल में किसी भी एक वायर के रेजिस्टेंस को निकालने के लिए सबसे पहले निकालना क्या पड़ेगा आपको, ऐसे तो निकालना पड़ेगा। वो एस किसकी तरह से काम करेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की तरीके से। उसकी वैल्यू को आप सीरीज के इक्वल लिख दीजिए, उसकी वैल्यू को आप पैरेलल के इक्वल लिख दीजिए, उसमें से R1 R2 की जो भी वैल्यूज निकालनी होंगी वो निकल जाएंगी। बात आ गई नहीं आ गई समझ में। देखो भाई, पोटेंशियोमीटर वो डिवाइस होती है जिसकी मदद से आप किसी सेल का ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हो। आ गई बात समझ में। ये काम वोल्ट मीटर से नहीं हो सकता। वोल्ट मीटर कभी भी सेल के ईएमएफ को मेजर नहीं करता। वोल्ट मीटर हमेशा क्या मेजर करता है, टर्मिनल वोल्टेज मेजर करता है। क्यों, क्योंकि वोल्ट मीटर जब काम करेगा तो सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रही होगी, वो तो जीरो नहीं हो सकती ना। लेकिन पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि नल पॉइंट पे भी काम कर लेता है, यानी कि सर्किट के अंदर करंट नहीं हो उसके बावजूद भी ये क्या मेजर कर लेगा, टर्मिनल वोल्टेज भी मेजर कर लेगा, ईएमएफ भी मेजर कर लेगा, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर लेगा, और 2 सेलों का ईएमएफ भी आपस में कंपेयर करा लेगा। ये सारी एप्लीकेशन किसकी है, पोटेंशियोमीटर की। काम करने का तरीका क्या है पोटेंशियोमीटर का, तो आंसर क्या है, नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या आएगा, 0। जैसे ही गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ जाएगा तो आपको मिलेगी बैलेंसिंग लेंथ। क्या मिलेगी, बैलेंसिंग लेंथ। अब आपने यहाँ पर 2 तरह के सेल लिए हैं। पहला है ड्राइवर सेल, जिससे कि लगातार सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रही होगी। ये वो अननोन सेल है जिसका कि आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना है। ठीक, जिस वक्त ये ब्रिज बैलेंस होगा तो इस वाले सेल में से कोई भी करंट नहीं जाएगी, तभी तो गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आएगा। आ गई बात समझ में। अब इस वाले सर्किट के अंदर करंट लगातार फ्लो करेगी, लेकिन इस वाले सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो करेगी वो करेगी तो इस सेल की वजह से। तो जो भी पोटेंशियल गिरेगा वो इस सेल का ही तो वोल्टेज गिरेगा। तो पूरी एल लेंथ पर कितना वोल्टेज गिर रहा है, वी के बराबर। पूरी एल लेंथ पर कितना वोल्टेज गिर रहा है, वी के बराबर। ये जो वी बाई एल का रेशियो होता है इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। किससे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, के से। किससे रिप्रेजेंट कर दिया, के से। अगर एल लेंथ पर वी वोल्टेज गिर रहा है तो यूनिट लेंथ पर कितना वोल्टेज गिरेगा, वी बाई एल। तो इस वाली लेंथ पर कितना वोल्टेज गिरेगा, वी बाई एल इंटू स्मॉल एल। तो ये जो वी बाई एल इंटू स्मॉल एल है यही क्या कहलाएगा, नॉन सेल का ईएमएफ। आ गई बात सही में। यूनिट लेंथ पे जो वोल्टेज गिरा वो कितना है, वी बाई एल। तो बची हुई बैलेंसिंग लेंथ पर कितना वोल्टेज गिरेगा, तो वो गिरेगा वी बाई एल इंटू एल। तो ये जो वी बाई एल इंटू एल का रेशियो है, प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, ईएमएफ। यानी ईएमएफ निकालने के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला, ईएमएफ जब भी निकालना हो किसी भी अननोन सेल का तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का किसमें मल्टीप्लाई कर दें, बैलेंसिंग लेंथ में। पोटेंशियल ग्रेडियंट का किसमें मल्टीप्लाई कर दें, बैलेंसिंग लेंथ में। पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ानी है, यानी कि हम चाहते हैं कि नल पॉइंट तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो नल पॉइंट अगर आपको पोटेंशियोमीटर से तुरंत चाहिए तो यानी सेंसिटिविटी अगर ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तो ये जो के है इसकी वैल्यू कम से कम होनी चाहिए। के क्या चीज़ था, पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो किसका रेशियो था, वी बाई एल का। तो तुमको क्वेश्चन में वी का एल के साथ ग्राफ दे दिया, सही है, और 2 पोटेंशियोमीटर दे दिए, ए और बी। और क्वेश्चन में से इतना पूछा है दोनों में से कौन ज़्यादा सेंसिटिव है, तो ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बताएगा, वी बाई एल बताएगा। और वी बाई एल का क्या मतलब है, के। स्लोप जिसका कम होगा उसी के लिए तो के कम होगा, और जिसके लिए के कम होगा उसके लिए सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। स्लोप किसका कम है, बी का। किसका ज़्यादा है, ए का। तो अगर स्लोप बी का कम है तो सेंसिटिविटी किसकी ज़्यादा हुई, बी की। ए की कम हुई तो बी की सेंसिटिविटी ए से ज़्यादा हुई या नहीं हुई। आ गया क्वेश्चन समझ में। पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन क्या है, तो पहली एप्लीकेशन है किसी अननोन सेल का ईएमएफ पता करना, सही है, वो तो फॉर्मूला ही बता दिया, ई इज इक्वल टू वी बाई एल इंटू एल। अब अगर इस तरह के 2 सेल को अगर आपस में कंपेयर करना हो तो वी बाई एल तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इसकी तो वैल्यू क्या हो गई, फिक्स। तो ई प्रोपोर्शनल किसके हो गया, एल के। अब अगर ई प्रोपोर्शनल होगा एल के तो बोल सकते हैं ई वन अपॉन ई टू इक्वल टू एल वन अपॉन एल टू। ये कंपेयर हो गए 2 सेल हो गए ईएमएफ। ठीक, दूसरी एप्लीकेशन क्या है, किसी अननोन सेल का टर्मिनल वोल्टेज निकालना। क्या निकालना,
टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज कहाँ निकलता है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे तो निकलता है, इंटरनल पर थोड़ा निकलेगा। कहाँ निकलेगा? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर। तो आपने क्या किया कि आपने सेल लिया, उसके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया और इसके साथ आपने एक की लगा दिया। पहले आपने की को निकाल रखा है, तो ये सेल बैलेंस हुआ कौन सी लेंथ पर? L1 लेंथ पर। उसके बाद आपने की लगा दिया, की लगाती सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर जाएगी। की लगाते ही इस वाले सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर जाएगी, नहीं कर जाएगी? जैसे ही इस वाले सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर जाएगी तो अब इसका ईएमएफ तो आएगा नहीं। अब जो गैलोमीटर अगली लेंथ पे जो बैलेंस करेगा वो क्या बैलेंस करेगा? टर्मिनल वोल्टेज को। इसको बैलेंस करेगा टर्मिनल वोल्टेज को। तो L1 लेंथ पर क्या बैलेंस हुआ? सेल का ईएमएफ। और L2 लेंथ पर क्या बैलेंस हुआ? टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू। और हमें क्या निकालना है? टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू को निकालना है। तो तुमको जैसे मैंने बताया कि ई प्रोपोर्शनल होता है एल के, और दूसरी एप्लीकेशन के अंदर L1 लेंथ पर सेल का ईएमएफ बैलेंस हुआ और L2 लेंथ पर टर्मिनल वोल्टेज मेजर हुआ। अब आपने निकाल लिया इन दोनों का रेशियो, तो E अपॉन V का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा? L1 अपॉन L2 के। आ गई बात समझ में? तो इसकी मदद से आप टर्मिनल वोल्टेज कैलकुलेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? ठीक। तीसरी और आखिरी एप्लीकेशन क्या? किसी अननोन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना? अब इस बात को कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले ही एक रिलेशन बताया गया था कल के टॉपिक में, इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में बताया था। क्या? स्मॉल r इज टू कैपिटल R E अपॉन V -1। अब इस फॉर्मूले में तुम देख ही रहे हो ना, E अपॉन V आ रहा है, और ऊपर चेक करो E अपॉन V की वैल्यू कितनी आ रही है? L1 अपॉन L2 आ रही है। तो बस उसे उठा करके इसके अंदर रख दो, तो स्मॉल r की वैल्यू क्या आ गई? कैपिटल R L1 अपॉन L2 -1। ये यहाँ से कैलकुलेट हो गया।